बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीक में गुलिवर्स ट्रैवल्स पढ़ा। गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है वो बेसिकली 4 वॉयजेस पे डिपेंड करती है। उसके अंदर जो है फर्स्ट 2 वॉयजेस जो हैं उसके अंदर हमने देखा कि वो पॉलिटिकल एलेगरी के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि उसने हिस्ट्री से कुछ इवेंट्स लिए और उसको नैरेटिव स्टाइल के अंदर लिखा है। उसने इंसान की छोटी छोटी गलतियों को, खामियों को एक स्टोरी फॉर्म के अंदर लिखा। प्रोज बेसिकली क्या है कि आप एक एज के बारे में लिखते हैं और ये एक मास्टरपीस है इन द फॉर्म ऑफ गलिवर्स ट्रैवल्स एंड 4 वॉयजेस ऑफ स्विफ्ट कि उसने उन 4 वॉयजेस के अंदर उस पूरी ऑगस्टन एज को, या क्वीन एनी का जो राइम था, या फिर उसको हम जैसे एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहते हैं, 18th सेंचुरी भी कहते हैं, उसने उस पूरी एज के अंदर जितने भी इवेंट्स देखे उसको एक कहानी के तौर पे बयान किया है। अब यहाँ पे देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी इन सर्च। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री का तो पता होगा कि हिस्ट्री क्या होती है, बट व्हाट इज हिस्टीरियोग्राफी? ठीक है, हिस्टीरियोग्राफी इज बेसिकली, मैंने अभी आपकी जो है व्हाट्सएप पे इसको कॉपी किया था और पेस्ट किया था। आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टीरियोग्राफी पहले समझ लें कि क्या होता है। ये 2019 सप्ली में आया हुआ था। उसमें ये है कि हिस्ट्री, आइडिया ऑफ हिस्ट्री इज बेसिकली, गुलिवर ट्रैवल के अंदर उसने हिस्ट्री से डिफरेंट इवेंट्स लिए, ठीक है, और उसको उसने वहां पे बताया कि मीन्स के हिस्ट्री जो है वो फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज है। पॉलिटिकल हिस्ट्री उसने लिखी। ठीक है, उसने एक आइडिया ऑफ हिस्ट्री लिया, उसने पॉलिटिकल हिस्ट्री दी उसकी। क्वीन एनी के टाइम के बारे में उसने लिखा, उसने रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में लिखा। यानी कि व्हाट इज हिस्टीरियोग्राफी? हिस्ट्री तो रियल इवेंट्स हो गए ना। व्हाट इज हिस्टीरियोग्राफी? हिस्टीरियोग्राफी क्या है कि हिस्ट्री भी लिखना और उसकी ग्राफी कैसे करना, उसको नैरेटिव स्टाइल के अंदर लिख देना, उसको एक कहानी की फॉर्म में लिख देना। जैसे हम एलेगरी की बात करते हैं ना, एलेगरी बेसिकली क्या है? 2 साइडेड मीनिंग स्टोरी होती है। एक उसके रियल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, जो एक उसके सरफेस मीनिंग्स होते हैं। जैसे हम गलिवर्स ट्रैवल्स को देखते हैं कि अगर हम सरफेस लेवल के ऊपर देखें तो गलिवर्स जो है वो बेसिकली सरफेस लेवल पे वो एक फिक्शनल स्टोरी लगती है। ठीक है, हमने कभी भी इतना डीपर लेवल पे नहीं देखा। गलिवर्स ट्रैवल्स के हम कार्टून्स भी देखा करते थे, लेकिन इस तरीके से हमने कभी भी गलिवर्स को नहीं देखा। बट व्हाट इज द हिस्टीरियोग्राफ? द रियल इवेंट्स उनको नैरेटिव फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, रियल इवेंट्स को इस तरीके से सिंथेसाइज कर देना इनटू अ स्टोरी कि इंसान सोचने पे मजबूर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से व्हाट इज द आइडिया ऑफ हिस्ट्री कि उसने हिस्ट्री से डिफरेंट इवेंट्स लिए और उसमें फिर उसने इंसान की नेचर को एक्चुअली एक्सपोज किया कि इंसान किस तरह का है। और उसके बाद हिस्टीरियोग्राफी इन स्विफ्ट। ठीक है, तो हिस्टीरियोग्राफी द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, especially the writing of history based on the critical examination of sources। एक उसने क्रिटिकली एग्जामिनेशन किया सोर्सेस का, selection of particular details from authentic material in those sources and synthesis of those details into a narrative। narrative क्या होता है? into a story like, ठीक है, एक मतलब छोटा सा उसने नॉवेला लिख दिया है that stands the test of critical examination, जो कि उस एक टेस्ट ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन के तौर पे हमारे सामने आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये उसने हिस्टीरियोग्राफी कर दी। सही, रियल इवेंट को उसने स्टोरी लाइक फॉर्म के अंदर लिख दिया
और उससे उस हिस्ट्री को भी एक्सपोज कर दिया और उसके साथ साथ उसकी एक फिक्शनल स्टोरी भी क्रिएट कर दी। तो गुलिवर्स के अगर हम 4 वॉयजेस देखें तो उसके चारों के चारों वॉयजेस के अंदर ये सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, उसके बाद है Swift satirizes human history by declaring it pack of lies। ठीक है, उसने सटायर किया ह्यूमन हिस्ट्री को कि वो डिक्लेयर करता है इसको कि वो पैक ऑफ लाइज है। ठीक है, हिस्ट्री जो है ना एक्चुअली वो फुल ऑफ पैक ऑफ लाइज है। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है चाहे वो पॉलिटिकल है या वो हिस्टोरिकल है, तो उसमें क्या है कि ये सारा का सारा हमें झूठ बताया गया इंसानों को रिलीजन के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे और पैट्रियोटिज्म के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता रहा है। ठीक है, साइंस जो है, साइंसदान जो है, उन्होंने भी इंसान अपनी अपने नॉलेज को झाड़ने के लिए एक्चुअली इंसानों को यूज किया है। ठीक है, हमें एक्चुअली ये बताया गया कि लॉजिक एंड रीजंस एंड इंटेलेक्ट, अब ये सारी एज क्या है, ये जो आप 18th सेंचुरी अभी आप पढ़ रहे थे, दैट इज द लॉजिक रीजंस। ठीक है, और ये एज ऑफ लॉजिक्स थी, एज ऑफ रीजंस थी, एज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थी, जो भी है। ठीक है, अब ये इंटेलेक्चुअल्स आम इंसान के साथ क्या, देखिए सारे की सारी दुनिया इंटेलेक्चुअल नहीं होती। इंटेलेक्चुअल यही कोई 5 to 10% होते हैं, वही पूरी दुनिया को घुमा देते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जीनियस लोग थोड़े होते हैं। ठीक है, अगर 100% दुनिया का है तो उसमें 2% जीनियस होता है। अब वो इवल जीनियस हैं या फिर वाकई जीनियस हैं, जी भाई आपका पेंडुलम है ना, आपकी दिमाग की एक सोच है, अगर वो पॉजिटिव जा सकती है उतनी वो नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है, हर इंसान का एक पेंडुलम होता है। अल्लाह ने अगर किसी को जहानत दी है ना, इसी वजह से जो जीनियस बच्चे होते हैं ना उनकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है माँ को, कि कहीं इवल जीनियस ना हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग का जो विजन होता है ना वो बहुत ब्रॉड होता है। जैसे डॉक्टर फॉस्टर हम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर यही है। ठीक है, तो ये जो जीनियस लोग होते हैं वो किस तरीके से पूरी दुनिया को नचाते हैं अगर वो इवल जीनियस हो जाए। इसी तरीके से जो इवल जीनियस नेशंस होती हैं वो बाकी नेशंस को कैसे नचाती हैं। ठीक है, इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कि वो किस तरीके से लोगों को यूज करते हैं। हमने तो ये देखा कि पॉलिटिक्स में एक नेशनलिज्म के नाम पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो परफॉर्म करती हैं अपने, लेकिन यहाँ पे क्या था कि उसने कहा कि हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली पैक ऑफ लाइज है, अंदर की कहानी कुछ और थी और सुपरफिशियली हमें कुछ और दिखाया गया। चाहे हम उसके चारों वॉयजेस को उठा के देख लें, पहला वॉयज सेम पैक ऑफ लाइज, द सेकंड वॉयज सेम पैक ऑफ लाइज, उसके अंदर जितने भी इवेंट्स थे। ठीक है, विक्स एंड टोरे ये तो कहते थे इंग्लैंड के अंदर कि जी हम अपने मुल्क के साथ हैं, बट वो मुल्क के साथ नहीं थे। क्वीन एनी की अगर बात करें तो वो इंसाफ का दावा तो करती थी, लेकिन वो इंसाफ के साथ नहीं थी, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती थी। इंग्लैंड के जो गवर्नर्स थे उनकी जो सिलेक्शन होती थी वो उस वक्त होती थी जब वो बादशाह को खुश करते थे, रादर देन के वो स्टेट के लिए जो है वो फायदेमंद साबित होते हैं। तो दैट इज ऑल बैक ऑफ लाइफ। उसके बाद अगर हम थर्ड वॉयज के ऊपर चले जाएं, साइंसदानों ने इंसान को बेवकूफ बनाया। ठीक है, इन द नेम ऑफ रीजंस। और देखें इतना बड़ा इन साइंसदानों ने झूठ बोल दिया कि इंसान कभी बंदर था। ठीक है, और हमने भी मान लिया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्या है, यही तो सारा कुछ है, और हमने भी मान लिया। हम कुरान में क्या पढ़ते हैं, इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। एक हम मुसलमान भी ऐसे बेवकूफ निकले कि हमने भी मान लिया कि हाँ जी हम बंदर ही थे भाई। ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, छिपकली की औलाद छिपकली पैदा होगी भाई, इंसान की औलाद इंसान ही पैदा होना था। सही, तो जब परिंदे की औलाद परिंदी परिंदा ही होना था, उसके आगे कुछ नहीं होता, तो बंदर की औलाद बंदर ही पैदा होता है, इंसान नहीं पैदा होता। सही हो गया। तो बहरहाल
theory of evolution और different scientific theories आई जिसकी बेस पे पूरी दुनिया उलट पुलट होके रह गई। ठीक है, तो साइंस ही सब कुछ नहीं थी। इसी तरीके से हिस्ट्री के अंदर फिर उसने सबसे ज्यादा थर्ड वॉइस के अंदर जब वो उनको बुलाता है, वो जो ये है पुरानी पर्सनालिटीज होती हैं, जो भूत होते हैं, जो मर चुके होते हैं, मतलब पुरानी पर्सनालिटीज के भूत होते हैं, मर चुके होते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके सोल्स को, उनकी गोस्ट को बुलाया जाता है कि हाँ जी तो कि भाई तुम्हारे बारे में तो हमने किताबों में ये लिखा है, पढ़ा है। तो वो कहते हैं हमें तो खुद पता नहीं है कि हम ऐसे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जो है उस दिन मैं फेसबुक के ऊपर एक कोट पढ़ रही थी कि आइंस्टाइन ने लिखा है कि एक दौर आएगा कि मेरे नाम पे ऐसी कोट्स लिखी जाएंगी जो कि मैंने नहीं लिखी होंगी। ये आइंस्टाइन ने कहा था, और नीचे लिखा हुआ था छोटा सा करके कि ये भी मैंने नहीं कहा, जो फेसबुक पे अपलोड हो गया। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली हिस्ट्री के अंदर भी यही चीज है कि वो चीज लिखी गई है जो एक्चुअली हिस्ट्री के अंदर नहीं थी। और द वेरी लास्ट जो उसने एक फोर्थ वॉयज जो है वो उसके अंदर तो खैर उसने एक यूटोपियन लैंड दिखाई कि इतना झूठ होने के बाद एक यूटोपियन लैंड होनी चाहिए। वो यूटोपिया को खैर आप इतना ज्यादा इधर वो नहीं डिस्कस करना, लेकिन जो हिस्ट्री उसने जो सटायर किया है डिक्लेयरिंग इट अ पैक ऑफ लाइज, आपने वो बताना है कि किस तरीके से इंसान जो है वो एक झूठ की दुनिया के अंदर फंस गया। फिर चाहे वो साइकोलॉजिकल झूठ है, हमारी अपनी अना है, हमारी अपनी ईगो है, हम अपनी ईगो को ऊपर रख रहे हैं, मुल्क को नीचे रख रहे हैं, तो उसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज और इंग्लैंड का किंग और ये सारी चीजें। यूज ऑफ गन पाउडर इज नॉट फॉर टू सेव द नेशन, यूज ऑफ गन पाउडर वॉज जस्ट टू शो देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, गन पाउडर का अगर यूज हुआ, एटम बम का अगर यूज हुआ, तो बिल्कुल मोस्ट प्रोमिनेंट है थर्ड वॉइस के अंदर। ठीक है, हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें। तो अच्छा जी, चलें हमारा पॉइंट्स ऐड करें जरा थर्ड वॉइस के अंदर क्या हिस्ट्री की है पैक ऑफ लाइफ। थर्ड वॉइस के बारे में बताइए। हमारा माइक ऑन कीजिएगा। हमारा पॉइंट्स ऐड करें। Swift satirizes human history by declaring it a fact of life. अनम्यूट करें। हाँ जी, कौन बताएगा और क्या क्या थी ह्यूमन हिस्ट्री। हाँ जी, क्लास बताइए। पैक ऑफ लाइफ वाला, इसमें वो जो होनम्स वाले जो वॉइड में आता है, कि वो बताता है कि वॉर्स किस पर्पस के लिए होती रही हैं, इस तरह का भी ऐड होगा। और जो रोल बताता है वो लॉयर्स का और फिजिशियंस वगैरह का, तो मतलब असल में वो क्या है, जजेस क्या है, असल में वो क्या करते हैं, लॉयर्स क्या करते हैं, फिजिशियंस क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आ सकता है। वो जो सारी करप्शन है एक्चुअली वो एक्सपोज ही आखिरी वॉइस में जाके करता है। और सच। वॉर्स के जो वो मकसद बताता है कि वो तो प्रिंसेस की अपनी वो होती है, और डिफरेंस ऑफ विजन की वजह से भी होती है, छोटी छोटी बातों पे, कोट किस तरह का पहनना चाहिए, किस कलर का पहनना चाहिए, लंबा पहनना चाहिए, छोटा पहनना चाहिए, और इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा जी, आगे चले हम। उसके बाद है क्रिटिकली एवेल्युएट लास्ट सेक्शन ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स। ठीक है, लास्ट सेक्शन ऑफ गुलिवर ट्रैवल 2019 एनुअल के अंदर आया हुआ है कि आपने एनालाइज वही फोर्थ वॉयज लास्ट सेक्शन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर वो एक्सपोज करता है इंसानों को कि इंसान कितना डीजेनरेटेड है। ठीक है, उसके बाद है satire in Swift is corrosive to extent that it seems that nothing has been left to cherish in our existence as a human belong. What is your opinion of the view 2018 सप्ली का क्वेश्चन है कि सटायर जो है स्विफ्ट के अंदर और भी ज्यादा करोसिव हो जाती है, इस एक्सटेंट तक इतनी पंजेंट हो जाती है कि ऐसे लगता है कि nothing has been left to cherish in our existence as human belong.
कि हमारे अंदर शायद कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिससे ह्यूमन बिलोंग करता है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है? हाँ जी बताएं, कौन सा वॉयज आएगा? मैम लास्ट वॉइड ही आएगा इसमें भी। हाँ जी लास्ट वॉयज आएगा, लेकिन फर्स्ट थ्री वॉयज को हम थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे क्योंकि ओवरऑल उसने स्विफ्ट का बताया ना, इसमें वो वाला मैम क्या द मोस्ट इस तरह, परमेन वाला। जी हाँ जी क्या सदर? मैम, जिस तरह से जैसे जैसे मोरालिटी इंसान के अंदर खत्म होती जाती है, वैसे वैसे जो उसके अंदर मतलब सोसाइटी खराब होती जाती है और इवल्स आते जाते हैं, मतलब बेस वो ये कहता है कि मोरालिटी है। बिल्कुल ठीक है। और नहीं नहीं देखिए, इसके अंदर वो दिखा रहा है कि वो इतनी करोसिव हो गई। देखिए वो जो बादशाह का वो जो कमेंट था ना, जब वो स्विफ्ट उसको कहता है सेकंड वॉइस के अंदर कि हम तो गन पाउडर यूज करते हैं इंग्लैंड में, और हमारे किंग के पास तो गन पाउडर भी है। तो वो जो ब्रॉबडिंग नेट का जो बादशाह होता है, फिर वो स्विफ्ट को कहता है, गुलिवर को कहता है कि यू आर द मोस्ट परनिशियस वर्मिंग एवर क्रॉलिंग जो नेचर हैज सफर्ड एवर क्रॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है कि भाई नेचर ने तुम्हें सफर किया, तुम तो इतने परनिशियस वर्मिन हो। ठीक है, और तुम गन पाउडर की बातें करते हो, यानी कि दुनिया को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हो गन पाउडर का यूज करके। तुम तो बहुत ही परनिशियस वर्मिन हो। ठीक है, तो ये बहुत ही करॉसिव सटायर थी उसके ऊपर। ठीक है, जो कि बिलोंग करती है इंसानों के साथ। दैट इज नथिंग हैज बीन लेफ्ट टू चेरिश इन आवर एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन बिलोंग। कि जो ह्यूमन जैसे, एक तो पहली ये बहुत ही करोसिव सटायर थी। उसके बाद जो लास्ट वॉयज है ना, उसके अंदर जो दिखाया गया कि इंसान जो है वो अपने आप को समझता क्या है और एक्चुअली वो इंटरनली है क्या। तो सबसे ज्यादा तो वो इतनी करोसिव हो गई कि उसने स्विफ्ट के ऊपर चार्ज लग गया कि वो मिसएंथ्रोप था, इंसानों से नफरत करता था। तो इसके अंदर ये लास्ट वॉयज जो है उसके ज्यादा पॉइंट्स आएंगे। और फर्स्ट थ्री वॉयज के अंदर हम ये कहेंगे, देखिए माइल्ड सटायर हम बताएंगे तो करोसिव तक पहुंचेंगे ना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो करोसिव हो गई थी आखिरी वॉइस के अंदर सबसे ज्यादा जाके। लेकिन हम ये साथ ये भी बताएंगे कि इनिशियली गुलिवर स्विफ्ट ने जो है वो माइल्ड सटायर किया इंसान के ऊपर, और करते करते वो इस हद तक पहुंच गया कि वो लास्ट वॉयज में जाके करोसिव हो गई थी। और इस हद तक करोसिव हो गई कि हमें ऐसे लगने लगा इंसानों को कि वो इंसानियत से बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, उसके बाद डिस्कस स्विफ्ट प्रो स्टाइल, ये आप लोगों को शेयर कर दिया था प्रो स्टाइल स्विफ्ट का। डिस्कस द थीम ऑफ डायनेम पावर डायनामिक्स इन गुलिवर ट्रेवल्स 2018 एनुअल। अच्छा जी, पावर डायनामिक्स क्या थे गुलिवर्स ट्रेवल्स के अंदर? द फर्स्ट टू वॉयजेस जिसके अंदर पावर डायनामिक्स दिखाए गए हैं। ठीक है, कि पावर का इस्तेमाल कैसे किया गया उस दौर के अंदर on the power dynamics, on the basis of politics, स्टेट में वही क्वीन एनी और बादशाह का जो, ठीक है, स्टेट के। फिर उसके बाद रिलीजन, वहां पे पार कैसे शो की गई। ठीक है, फिर गुलिवर जब बादशाह के पास जाता, वो जो यूज ऑफ गन पाउडर, ये भी जो है पावर डायनामिक्स के तौर पे आएगा। व्हाट इज पावर डायनामिक्स, क्या होती है थीम ऑफ पावर डायनामिक्स? ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ना, इसका कोड जरूर ऐड कीजिएगा, पावर करप्ट अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट। ठीक है, कि पावर जो है वो करप्ट करती है एक इंसान को, और एब्सोल्यूट पावर जो है वो करप्ट करती है एब्सोल्युटली। तो मैम उसमें, इसमें हाँ, इसमें क्या आएगा? साइज, फर्स्ट और टू वॉइडेस में जो साइज के हवाले से उसने पावर के हवाले से बात की है कि फर्स्ट वॉइड में उसका साइज इतना था कि जो उसकी पावर बहुत इंक्रीज कर देता था। और हम्म मतलब ह्यूमन कल्चर में साइज की क्या इंपॉर्टेंस है? हम्म
इन 2 वॉयज में तो उसने बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया है ना। अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो भी मतलब जिस तरह जो जरा छोटे जिस तरह लोग होते हैं उनको मजाक उनका उड़ाया जाता है, और मतलब उनको सूटेबल नहीं करार दिया जाता किसी भी अच्छी पोजीशन के लिए। सबसे पहले तो टू वॉयजेस, उसके अंदर किस तरीके से पॉलिटिक्स, स्टेट और रिलीजन की बेस के ऊपर पावर को यूज किया गया। नंबर टू, जब गुलिवर जाइंट था तो ब्रॉटन नेक के बादशाह ने उसको कैसे यूज किया कि जो साथ वाला कौन कौन सी दो स्टेट्स थी जो आपस में लड़ पड़ी थी। हाँ जी, ब्लिफिस्को और हाँ, लिलीपुट। ब्लिफेस्को थी और दूसरी लिलीपुट में। ब्लिफेस्को एंड लिलीवुड। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट वॉयज के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, ब्लिफेस्को एंड लिलीपुटियंस। ठीक है, इन दोनों की आपस में जंग होती है और गुलिवर को किसके लिए यूज किया जाता है कि वो ब्लिफेस्को के ऊपर हमला करे और उनके सारे जहाज जो है वो इधर ले आए फॉर नो रीजन। बिग इंडियंस एंड लिटिल इंडियंस के दरमियान जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिर्फ अपनी पावर शो करने के लिए होते हैं, नथिंग एल्स। सेम इज द केस विद द जो है यूज ऑफ गन पाउडर इन इंग्लैंड, दैट इज आल्सो द शोइंग द पावर डायनामिक्स। अच्छा, सबसे पहले ये कि इंसान जो है वो जो है उसके अंदर एक लस्ट फॉर पावर है। ठीक है, लस्ट फॉर पावर वो भी दिखाई गई है इसके अंदर। ठीक है, कि हर जो पार्टी है वो अपनी पार के लिए लड़ रही होती है कि हमें जो है हमारे पास पार आ जाए, हमारे पास हमारी मानी जाए एक्चुअली। तो ये लस्ट फॉर पावर जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा दिखाई गई है, चाहे वो पॉलिटिकल जो है वे में देखी जाए, चाहे वो रिलीजियस वे में देखी जाए, चाहे वो स्टेट के तौर पे देखी जाए। अच्छा, लस्ट और पावर में आप ये देखें कि किंग के सामने एक ओहदा हासिल करने के लिए जो गवर्नर है वो किसी भी तरह से नाचने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, वो इंसान की लस्ट और पावर को शो करते हैं। तो यहाँ पे आपने वो पावर डायनेमिक्स दिखाने हैं जो कि गुलिवर ट्रैवल्स के अंदर हमने देखे हैं कि पावर डायनेमिक्स क्या है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है पावर को यूज किया जाता है एक स्टेट के अंदर, रिलीजियस बेस पे, और ओवरऑल दुनिया के अंदर जो है पार क्या है। लिफेस्को और लिलीपुटियंस जो है वो बेसिकली शो करते हैं कि जो वेल डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपनी पार जो है कैसे शो कर रही हैं टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो वो एक्चुअली उनकी बहबूद के लिए काम नहीं कर रही, वो उनके ऊपर हमला करके उनको यानी कि इंग्लैंड के ऊपर आप देखें कि इंग्लैंड ने कॉलोनाइज कर लिया था ना, ब्रिटेन ने कॉलोनाइज, और मैंने आपको बताया था ना कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में कि किस तरीके से कॉलोनाइज किया गया। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा सटायर है कॉलोनियलिज्म के ऊपर, क्योंकि सब ये पहले ये ब्रिटिशर्स, जर्मन और ये फ्रांस, इटली, इन्होंने, यूके नहीं एक्चुअली ये कॉलोनाइजेशन शुरू की थी। एक तरफ रशिया था, एक तरफ ब्रिटेन था, तो ये सारी चीजें वहां से शुरू हुई थी। तो ये सारे वहां पे पावर डायनामिक्स को शो करता है। फिर आई डिस्कस द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन गुलिवर ट्रैवल्स। ठीक है, इंसान की मीनिंगलेसनेस। अच्छा, हमारा ने पॉइंट ऐड किया है कि about historians like Gulliver's claims that what hides this overall drop in quality among humans are prostitute writers who write false histories for cash. They sell their pens and reputations to the highest fame. For the past 100 years, Gulliver's rants, these so-called historians have been claiming that men who are really cowards are brave and fools are honest. सही है जनाब। अच्छा जी, यहाँ पे देखें फिर है मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन ह्यूमन इन गुलिवर्स ट्रैवल। ठीक है, मीनिंगलेसनेस आपने शो करनी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन गुलिवर्स ट्रैवल। व्हाट इज द मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस? कि इंसान जो है वो एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहा है, हमें नहीं पता जाना कहाँ है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं पता उन्होंने कहा जाना,
देखिए बेटा, लाइफ उस वक्त बोरिंग हो जाती है, लाइफ फुल ऑफ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। हम क्यों छोटे छोटे झगड़ों में पड़ जाते हैं? क्योंकि हम एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहे होते हैं। जब आप एमलेस लाइफ गुजारते हो ना, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो निहिलिज्म, मीनिंगलेसनेस, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारी जो थीम्स होती हैं, एक्चुअली ये मीनिंगलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को फॉर नो मीन। अगर हम पॉलिटिकल देखें, अगर हम फर्स्ट टू वर्जेस में पॉलिटिकल मीनिंगलेसनेस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस मीनिंगलेसनेस, के जो रिलीजियस के दावेदार हैं वो भी लड़ ही रहे हैं, मीनिंगलेस परस्यूट्स में पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद स्टेटली स्टेट के उसमें देखें तो हम मीनिंगलेसनेस इन स्टेट के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक मीनिंगलेसनेस के साइंसदान ठीक है ऐसे वो एजादात कर रहे हैं कि वो कुकम्बर में से वो सनबीन्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में आप लिखेंगे क्या मीनिंगलेसनेस है, यानी कि फॉर नो रीजन जो है वो, जैसे आज मीडिया को यूज किया गया उस वक्त भी राइटर्स को यूज किया गया। यस वी कैन इंक्लूड फाइट ओवर ब्रेकिंग द एग्स बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जरूर बताना है। ये पॉलिटिकल मीनिंगलेसनेस में यही आ जाएगा ना, जो फर्स्ट वॉइस के अंदर, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि फिर एट द एंड आप देखें सबसे ज्यादा मीनिंगलेस लाइफ जो है उसने फोर्थ वॉइस में दिखाई इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, याहूज, ठीक है। उसने कहा कि हॉनम्स जो है वो एक इंटेलेक्चुअल लाइफ गुजार रहे हैं और जो इंसान है वो एक मीनिंगलेस लाइफ गुजार रहा है। वो जो है उसके अंदर लस्ट, वो मतलब वो इतना कोई नफ्स का गुलाम है कि वो कुछ भी करने को, कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है, जस्ट फॉर द सेक हो थोड़े बहुत प्लेजर के लिए, हम वक्ती प्लेजर के लिए जो है वो बहुत गलत काम करने लग जाता है। एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है, मामा ऐसा करते हैं, अब हमने ना नानों के घर नहीं जाना, हम ना ऐसा करेंगे कि हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं और घूम फिर के आते हैं। तो हालांकि हम पहले गए हुए हैं काफी दफा, जब हम इस्लामाबाद पिंडी में रहते थे तो हम अक्सर जाते होते थे, तो क्योंकि करीब पड़ता था चले जाते थे। तो मैंने उससे कहा, बेटा जो आसमान उधर नजर आता है वो तो इधर भी नजर आता है, आसमान तो सेम है। एक वक्ती प्लेयर के लिए हम यहाँ से कराची से और इतनी दूर जाएं और फिर थक हार के फिर वापस तो घर ही आना, तो फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्लेयर, एक वक्ती प्लेयर के लिए हम वहां जाएंगे। वहां के नज़ारे बड़े खूबसूरत है। मैंने कहा मुसलमान का एक ही घर होता है, वो जन्नत होता है। इंशाल्लाह हम देखेंगे जन्नत को भी, इंशाल्लाह उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा इतने कपड़े जूते बांध के और फिर उधर पहुंचो, और फिर वो एक वक्ती प्लेयर है और हफ्ता एक आप उधर रहो और फिर आप वापस आ जाओ 10 दिन के लिए पैसे जाया करके। तो मैंने कहा बेटा उसकी मतलब मुझे तो इसकी कोई मंतक नहीं समझ आती कि जो आसमान इधर है वो उधर भी है, वो आसमान इधर देख लो फ्री में। तो क्या होता है कि हम एक वक्ती प्लेयर के लिए अपने बहुत सा, वो कहते हैं ना इंसान सुकून बर्बाद कर देता है सुकून हासिल करने के लिए, ठीक है। तो हम वही काम में पड़े हुए हैं, हमने सुकून बर्बाद कर दिया एक स्टेटस हासिल करने के लिए, एक थोड़ा सा वक्ती प्लेयर हासिल करने के लिए। लिटिल इंडियन और बिग इंडियंस तो वो है ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को शो किया हुआ है, ठीक है। बिग इंडियंस और लिटिल इंडियंस का, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ जी हमारा अस्सलाम वालेकुम मैम मैं इनको एक्सप्लेन कर दूं पॉलिटिकल हाँ मीनिंगलेसनेस। बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल मीनिंगलेसनेस में जो है वो मेन जो एलेगोरी पे जो पैरेलल पे स्टोरी चल रही है वो विग एंड ट्रॉय पार्टी की है, जो कि विग एंड ट्रॉय पार्टी के अंदर दो तीन तरह के जो थे वो तो ज़्यादा चल रहे थे कि जो विग पार्टी थी वो अपनी पर्सनल फ्रीडम के लिए लड़ती थी और वो कहती थी कि जो वार है वो खत्म हो जाए क्योंकि उनको हाई टैक्सेस पे करना पड़ते थे।
तो जो ट्राई पार्टी थी वो कहती थी कि जो वार है वो जारी रहे, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग पार्टी थी और उनको फ़ायदा होता था जो उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह जाती थी। तो ये दोनों का जो मसलन अल्टीमेट है वो ये है कि दोनों स्टेट के लिए नहीं थी, जस्ट अपने मफादात यानी कि पर्सनल फ्रीडम के लिए और अपनी पर्सनल जो बेनिफिट्स थे उनके लिए लड़ रही थी। दूसरा इनके अंदर ये तजाद था कि जो विग पार्टी थी वो ये विग पार्टी और ये जो है ये हाई चर्च और लोअर चर्च को इंग्लैंड में शो कर रही थी। जो वहाँ का किंग था जॉर्ज वन, वो ट्राई पार्टी को जो है वो ट्राई पार्टी को सपोर्ट करता था, और जो विग पार्टी थी इनके अंदर जो इनका रिलीजियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था ना, उसके अंदर इनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। जो विग पार्टी थी उसका वो डोमिनेंट थी उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, उन्होंने अपना जो एक कानून बनाया हुआ था वो इनके हाथ में था। लेकिन यहाँ पे एक आयरनी ये थी कि जो वहाँ का बादशाह था वो ट्राई पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, इन स्पाइट ऑफ जिसके बिग पार्टी को ट्राई पार्टी को वहाँ का बादशाह भी कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी जो हाई पार्टी थी जो वो थी बिग पार्टी। तो इनके अंदर ये कन्फ्लिक्ट चल रहे थे और ये दोनों ही स्टेट के लिए नहीं थे, जस्ट अपने फ्रीडम के लिए थे। इनकी पॉलिटिकल मीनिंगलेसनेस यहाँ से शो होती है। और जो रिलीजियस मीनिंगलेसनेस है वो ये है कि रिलीजियस इनका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो था कि अंडे को बड़ी साइड से तोड़ा जाए या छोटी साइड से। तो वो जो हाईलाइट करता है जोनाथन स्विफ्ट वो ये था कि इनके अंदर भी एक था कि जो बाइबल है उसके यानी कि किसी को भी ये नहीं पता कि क्या चीज़ दुरुस्त है, लेकिन वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं आया बाइबल की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए या एक और उनकी बुक थी कि उनकी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो बजाय इसके कि वो इस चीज़ पे फोकस करें कि जो एक दोनों बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, जो उनके मेन पॉइंट्स हैं, हम उन पे अमल करें। ये दोनों सिर्फ इस बात पे लड़ रहे हैं कि किसके ऊपर अमल किया जाए। ये इस बात को नहीं शो कर रहे कि मेन पॉइंट क्या है, वे जस्ट अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इस चीज़ पे लड़ रहे हैं। ऐसे ही है ना। साइंटिफिक मीनिंगलेस ठीक है। ये था कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस उनकी जो इजादात थी, जो मर गया है ना उसको पाँव के बल दफनाया जाए, क्योंकि जब जमीन उठेगी तो फिर वो सीधा हो जाएगा। रूम्स को वो छतों वाली साइड से बिल्ड करना स्टार्ट करते थे नीचे तक, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई फायदा नहीं है और रियलिटी में इसका कोई काम भी नहीं है। और वो ककम्बर को जो है एक शीशे के मर्तबान में रख के वहां से एक हरारत पैदा करना चाहते थे, जो कि इम्पॉसिबल है। इस तरह की जो चीजें वो कर रहे थे सारी मीनिंगलेस थी और वेस्टेज ऑफ टाइम था, जो कि रियल वर्ल्ड में या इसी तरह इनके पैरेलल पे स्टोरी चल रही है इंग्लैंड के अंदर भी, कि छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स के लिए लड़ते थे और कोई बड़ा काम था ही नहीं। और एथिक्स की जंग भी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। हिस्टोरिकल लाइज में भी एक बात थी कि जितनी भी उसने जब वो वहां पे जाता है मैजिशियन की लपूटा में जब जाता है, तो वहां का किंग उसको एक और जगह में आई थिंक लगाडू है वहां पे लेके जाता है, तो उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। वो देखते हैं वहां पे मैजिशियंस को जो कि झूठ बोलते हैं, वो वहां पे उसको फेमस हिस्टोरियन से मिलाता है जिसमें अलेक्जेंडर होता है और हैनिबल होता है, और जो उनके बारे में वो स्टोरी बताते हैं वो गलत होती है। वो कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर है वो फीवर की वजह से नहीं मरा, वो बताते हैं। और जो फीवर की वजह से जो रियल में है ना, वो अलेक्जेंडर जो था वो फीवर की वजह से मरा था, और वो कहते हैं कि वो ड्रिंकिंग की वजह से मरा है, कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर ली थी। और हैनिबल के बारे में बताते हैं कि उसने कभी भी रॉक्स को नहीं तोड़ा था और ब्रोक भी नहीं किया था, लेकिन वो रियल में ये चीज थी। और दूसरा वो वहाँ के जो लोग थे वो कहते थे कि हम हिस्टोरियन जो हैं वो लिखते हैं लोगों के लिए और जो असल चीजें हैं, लेकिन वो असल में वो एक प्रोस्टिट्यूट राइटर्स थे और फॉल्स हिस्टोरियंस थे फॉर कैश के लिए, वो पैसा कैश करना चाहते थे। इनडायरेक्टली अगर हम वो कहें तो वो दे सेल देयर पेन्स एंड रेपुटेशन टू द हाईएस्ट फेम। और जो पास्ट 100 ईयर्स में भी ये चीज रही है कि गुलिवर्स के टाइम में एक पार्टी कायम हुई थी, यानी कि जो पार्टीज थी विग एंड ट्रॉय, इन्होंने डिफरेंट क्लब्स जो है वो एस्टेब्लिश किए थे अपने आइडियोलॉजी को रेस करने के लिए, और वहाँ पे ऑथर्स को यूज किया था कि वो पॉलिटिकल राइटिंग के लिए लिखे। और जो इन दोज सो कॉल्ड हिस्टोरियंस को वो कहता है कि हैव बीन क्लेमिंग दैट मेन हु आर रियली कवर्ड्स आर ब्रेव, यानी कि जो चीज मैन जो है वो रियली कवर्ड्स हैं, वो जहाँ इंग्लैंड की जो पार्टीज के अंदर जो भी चल रहा था वो इतना इम्पैक्टेबल नहीं था जितना कि दिखाया गया है। और वो कहते थे फूल्स आर ऑनेस्ट, यानी कि आयरनी यहाँ पे कंट्रास्ट कर दिया कि जो फूल्स हैं वो ऑनेस्ट हैं एंड द लायर्स टेल द ट्रूथ, यानी कि जो लायर्स हैं वो ट्रूथ बताते हैं। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री के अंदर थी जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस थी। आई थिंक मैम माइट बी मैं ना राइट हूँ।
लेकिन जो मुझे समझ आया वो मैंने समझ अच्छा लिया। हमारा ये लॉयर्स टेल्स द ट्रूथ, ये लॉयर वकील वाले लॉयर्स है या LIERS है, ये जरा बताए मुझे। मैम W वाले। लॉयर्स, अब ठीक है, स्पेलिंग चेक करें। मैम LIARS। अच्छा वो झूठ वाला, मैं वही पूछ रही थी कि वकीलों वाला है या वेयर लायर्स। झूठों वाला है। हाँ बस यही पूछ रही थी मैं। अच्छा फूल्स आर ऑनेस्ट एंड लायर्स टेल द ट्रूथ, ये कौन सी दुनिया में था, लास्ट वाले में? हाँ जी हमारा ये जो मैम आप ये लपूटा लपूटा के अंदर एक और स्टेट में हो जाता है ना, लगाडो, उसके अंदर था। लपूटा के तीसरा वॉयज उसका लपोटा का है, लेकिन वो डिफरेंट आई थिंक 3 प्लेसेस पे उसी स्टेट के अंदर भी वॉयज करता है। ठीक या ठीक है। चलिए जनाब, ये इसके टोटल जो है काफी सारे पॉइंट्स बन गए कि इंसान की मीनिंगलेसनेस जो है वो शो की गई है। मैम जी बेटा। मैम मैंने बिग एंडियन एंड लिटिल एंडियन की एक स्टोरी थोड़ी सी पढ़ी थी टेक्स्ट में। उसमें ये था कि लिटिल एंडियन लिलीपुट में था और बिग एंडियन वहाँ पे ब्लेकफेस्ट में। ठीक तो है। लिटिल एंडियन के पीछे उनकी एक स्टोरी थी। उनके किसी बच्चे ने उसको बड़े मुंह से तोड़ते वक्त उसका हाथ कट गया था या जख्मी हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब छोटी तरफ से तोड़ेंगे। तो इसके पीछे एक रीजन थी उनकी। तो लेकिन रिलीजियस एक लड़ाई सी बन गई थी कि नहीं ये खिलाफ है रूल्स के रिलीजियस के। तो ये लेकिन लिलीपुटियंस ने फिर भी जारी रखा छोटी तरफ से तोड़ना, क्योंकि उनके पास एक रीजन थी। तो ये जो रीजन है ये यूटोपिया को भी शो करवाती है, ये मैंने पढ़ा था। क्योंकि यूटोपिया जो थी प्लेटो की वो रीजन बेस पे थी। तो ये छोटा सा जो है पार्ट ये यूटोपिया को रीजन बेस पे मैच करता है। फिर ये मीनिंगलेसनेस कैसे हुई? किंग के फादर की फिंगर कटी थी, सफा कह रही है। हाँ जी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए जनाब, ये एक और मीनिंगलेसनेस, काफी सारी मीनिंगलेसनेस है। मैंने आप लोगों को कहा था बेटा पॉइंट्स बना लीजिएगा, ये बड़े काम आते हैं, स्लाइड पढ़ाते हैं ना शुरू में, इसलिए कहते पॉइंट्स बना लें। टीचर अगर ये रीजन बेस पे था तो फिर मीनिंगलेसनेस कैसे हुई? क्या रीजन बेस कैसे हो गया बेटा, ये रीजन बेस तो ना हो ना नाइला, ये बेटा रीजन बेस तो ना हुआ ना। यूटोपिया लैंड अगर मसलन वो रीजन बेस पे है बिल्कुल, वहाँ पे इमोशंस का और इस चीज का कोई भी नहीं है, जैसे कि वो पोइट्स का भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ्री है रीडर सकते हैं, क्योंकि रीजन के ऊपर तो लाइफ में इमोशंस भी जरूरी हैं, लव भी जरूरी है, हर चीज सिंपैथी हर चीज होनी चाहिए। तो फिर ये मीनिंगलेसनेस ही हुई ना।